हिस्ट्री क्लास 6 अध्याय सेकंड। आखेटक खाद्य संग्राहक में भोजन उत्पादन तक। तुषार रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटे चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले से रेल करनी शुरू कर दी थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। आरंभिक मानव आखिर में इधर इधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो उस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवर का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक के समुदाय के लोगों एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते थे। ऐसे करने से कई कारण थे। पहली कारण यह कि अगर वे एक जगह से ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह भी था कि जानवरों अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोगों की इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधे, फूलों अलग अलग मौसमों में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना असंभव है, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में भी मिलते हैं। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कहीं नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल जाते हैं, इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे से बसे हुए लोगों को भूख के मौसम की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातात्विक को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपना काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाया करते थे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें कुछ औजारों का उपयोग फल मूल, फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और औजारों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के एक हड्डियां, लकड़ियां के मुट्ठे लगाकर भले और बाड़ जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियां का उपयोग ईंधन के लिए किया जाता था और साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। पत्थरों के औजार का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। रहने की जगह निर्धारण करना। मानचित्र 2 के देखो और लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल है जहां वह आखेटक खाद्य संग्राहक के होंगे। अलावा भी कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पूरा स्थल और नदियों, झीलों के किनारे पाए गए। चूने पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पूरा स्थल पर गुफाएं और कदराएं मिली। लोगों इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यह उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी होगी? शैल चित्र। इनमें से हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र। इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारें पर चित्र मिले। इनमें से सुंदर उपकरण उदाहरण मध्य प्रदेश में दक्षिण उत्तर प्रदेश और गुफाओं में मिले चित्र। इनमें से जंगली जानवरों का एक बड़ी कुशलता से सचिव चित्रण किया गया है। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों, वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों के लिए, काम के लिए किया जाता था और बाद में ये उन्हें छोड़ कर गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी समुद्र के नदी के तल पर भी पाए जाते थे। इस पूरा स्थलों के बारे में आपको अलग अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो। पृष्ठ 13। यहाँ रखा गया अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मिले हैं, इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए।
नाम और तिथियां। हम जिन काल के बारे में पढ़ रहे हैं पुरातात्विदों ने उन्हें बड़े बड़े नाम पर रखे गए थे। आरंभिक काल में वे पाषाण काल कहते थे। यह दो शब्दों से पुरानी यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना। यह नाम पुरास्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों में महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया, आरंभिक, मध्य एवं उत्तर। पूरा पाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल के पर्यावरण बदलाव मिले उसे में यानी मध्य पाषाण काल युग कहते हैं। इसको समय समय पर लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल तक माना गया है। इस काल में पाषाण काल और औजार आमतौर पर बहुत छोटे थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल कहा जाता था। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियां, मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इन दौरान बनाए जाते थे। अलग युग में शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती थी। इसे नवपाषाण युग कहा जाता था। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए गए। अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है कि उन काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंग, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ गई जो घास खाकर जिंदा रह सकते थे। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी उनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों पर प्रजनन के समय जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालन की सोचने लगे। साथ ही कई काल मछलियों भी भोजन महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। खेत और पशुपालन की शुरुआत। इसी दौरान उपमहाद्वीपों के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही यह भी सीखने लगे होंगे कि अनाज कहाँ उगते थे और कब पकड़कर तैयार होते होंगे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित करे, उन्हें पालतू बनाया। सबसे पहले जिन जंगली जानवरों को पालतू बनाया वह कुत्ता था। जंगली पूर्वजों था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सूअर जैसे जानवरों का अपना घरों में नजदीक आने का उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों को आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ता को पालतू क्यों बनाया गया? बसने की प्रक्रिया। लोगों द्वारा पौधों उगाने और जानवरों को देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधे तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इनकी वजह से है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा को अपनाया गया पौधा या जानवरों का लोग चयन करते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों का जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यह नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते थे जिनसे बड़े दांत वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दाने भार को संभाल सके। ऐसे पौधों का बीज संभाल कर रखा जाता था ताकि फिर उगने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता था जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवरों तथा कृषक के लिए अपनाए गए पौधों जंगली जानवरों तथा पौधों के धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत सींग छोटे होते थे। इन दांतों को देखो, इनमें कौन कौन सी जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया से धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों से गेहूं, जौ आते थे और उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों को भी कुत्ते के बाद भेड़, बकरी आते थे। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को भी बो कर देखो, तुम पाओगे कि इनमें विकसित होने के कुछ वक्त लगता है। इसमें से कुछ दिनों, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रखना पड़ा था।
बीज बोने से लेकर फसलों पकने तथा पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जंगली जानवरों को हटाने, चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इनके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों में लोगों के मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदकर। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते जिससे उनकी संख्या बढ़ती। अगर जानवरों की देखभाल किया जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनके दूध भी प्राप्त हो सकते हैं जो भोजन की एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवर से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवर से और क्या क्या मिल सकता है? आप जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषियों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ 13। देखो, क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है, इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआत कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरी उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी नहीं। इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई मिली पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूने और अध्ययन करते। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के बारे में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलों उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों को भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर पुरातात्विकों को एक कुछ पत्थर और झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जिसे बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इसमें उतरने के लिए एक सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातात्विकों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों की स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्तवास का चित्र बनाओ। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कुछ कई ऐसे जो पुरातात्विक युगीन पुरापाषाण काल युगीन उपकरण से भिन्न हैं, इसलिए उन्हें नवीपाषाण युग माना गया है। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पालिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तुयुगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के कुछ उपकरण। नवपाषाण युग के पुरास्थलों के कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तन का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेतों और पशुपालकों को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ के जीवनी मृत्यु। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक भरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री और पुरुष ने इलाकों के सबसे पहले जौ, गेहूं उगाने और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इनके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों
ये अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उनसे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतया मृतक के सगे संबंधी उनकी प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की अस्थायी मृत्यु के बाद भी जीवन होता था, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सम्मान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्र मिले। एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था, संभवतः इसे परलोक में मृतकों को खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? अन्यत्र फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरा स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा और सुअर के गहरे चमकीले रंगों के चित्रित किया गया है। इस रंगों के लौह अयस्क और चरकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सव के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठ के लिए बनाया गया होगा। क्या तुम उन्हें बताने की कोई और कारण बता सकते हो? एक नौपाषाणी पुरास्थल। एटलस में टूटके ढूंढो। नौपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल के चताल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थीं और उनके उपयोग किया जाता था। ऐसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उन समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। बताओ, कौड़ियाँ तथा सीपियाँ का क्या उपयोग होता होगा? मैं बता दूं, कौड़ियाँ और सीपियों का उपयोग पैसे के रूप में हुआ करता था।